हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टेस्ट हुआ था हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो अभी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशंस आप अच्छे से एक बार इसको देखें और देखने के बाद आप एक प्रश्न से कई प्रश्न बना सकते हैं जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। पहला चीज़ है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो हिंद चीन में तो पहला याद रखिएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिंद चीन पर। देखिए, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का वह भाग है जहाँ पर चाइना और भारत दोनों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ से दूसरा प्रश्न बना सकता है कि हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल आप याद रखेंगे 2.8 लाख वर्ग 8 लाख वर्ग किलोमीटर था इसका क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के क्षेत्र आते हैं। दूसरा प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। देखिए, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो कराए थे वो कराए थे सूर्य वर्मा द्वितीय। ये सूर्य वर्मा द्वितीय जो थे हिंद चीन क्षेत्र में ही इनका साम्राज्य था और हिंद चीन, और ये अंकोर वाट का जो मंदिर था ये विष्णु को समर्पित है। तो इसको ये भी याद रखेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवता या देवता को समर्पित है। तो ये विष्णु को समर्पित है। और ये सूर्य वर्मा द्वितीय जो शासन किए हुए थे इस क्षेत्र में, तो 12वीं शताब्दी के आसपास ये राजा वहाँ पर थे। तीसरा प्रश्न है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो ये कंबोडिया के थे। एक याद रखेंगे यहाँ से, कंबोडिया का जो नया नाम है वो है कम्पूचिया कर दिया गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तीसरा है, चौथा प्रश्न है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो स्कॉलर्स विद्रोह जो हुआ था 1868 में हुई थी। ये स्कॉलर्स विद्रोह जो हुए थे खास करके ईसाइयों के विरुद्ध हुए थे। पांचवा प्रश्न है हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था। तो हनोई समझौता जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में होता। ये हनोई समझौता कब हुआ था। ये 6 मार्च 1946 में हुई थी। तो आप इसको याद रखे रहेंगे, फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुई थी। अगला है सन यात सेन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये चीन के राष्ट्रपति थे। इनका जो समय काल था 1911 में, जब यहाँ चाइना में गणतंत्र के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उसमें ये मुख्य भूमिका निभाए थे। उनके बाद जब ये वहाँ सत्ता कायम हुई तो ये पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त भी हुए थे। सातवां है फ्रांस ने कंबोडिया को अपने संरक्षण में कब लिया। देखिए, फ्रांस ने कंबोडिया को अपने संरक्षण में कब लिया। तो ये 1863 में
अपने अंडर में इसको कर लिया था। अगला है टोकिन फ्री स्कूल कब खुला था। देखिए ये टोकिन फ्री स्कूल जो था ये मुख्य रूप से फ्रांस ने इसको वियतनाम में खोला हुआ था 1907 में। इसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को प्रचार प्रसार करना। नौवां प्रश्न है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए हुआ आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1939 में। ये धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था और इनके नेता जो थे वो हुइन फू सो थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम पुस्तक फान बाओ चाउ ने किसके सहयोग से लिखे या सलाह से लिखे, ये प्रश्न बनता है। तो ये लिखे थे लियांग कीचाओ। दूसरा प्रश्न पूछता है कि लियांग कीचाओ कौन थे। तो चीनी धर्म सुधारक थे, सुधारक। ये आपसे हो सकता है कि लियांग कीचाओ कौन थे। तो ये चीनी सुधारक थे। अगला है न्यूगन आई कोक ने अपना नाम कब बदला। देखिए न्यूगन आई कोक इनका पहले का नाम है या कह सकते हैं कि मूल नाम भी इनको हम कह सकते हैं। इन्होंने ये हो ची मिन का ही मूल नाम था और ये न्यूएन आई कोक ने 1943 में ये अपना नाम हो ची मिन कर लिए थे। इनका एक और नाम आता है जो फेमस है, न्यू एन सिंह पुंग। ये भी नाम आ जाता है, इवेन आई कोक भी आ जाता है, हो ची मिन भी आ जाता है। तीनों नाम इनका याद रखेंगे। ये 1943 में अपना नाम बदले हुए थे। अगला प्रश्न है कि पूर्व की ओर चलो आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो ये वियतनाम में चलाया गया था। ये अपने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने हो रहे खिलाफ शोषण अत्याचार के खिलाफ वहाँ के लोगों ने नारा दिया था पूर्व की ओर चलो। अगला प्रश्न है वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना 1925 में हुई थी। इस दल के संस्थापक जो थे वो हो ची मिन थे, हो ची मिन ही थे। 14 वियतनाम की विभाजन किस समझौता के तहत हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। तो वियतनाम का विभाजन जो हुआ था वह जेनेवा समझौता के तहत हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो ये 1954 में हुआ था और यही जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम दो भाग में बटा था। एक था उत्तरी वियतनाम और एक बना था दक्षिणी वियतनाम। तो याद रखेंगे यहाँ से उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार बनी थी, साम्यवादी सरकार बनी थी और दक्षिणी में पूंजीवादी सरकार बनी थी। ये 1954 में ही बना था। हालांकि ये कहा गया था कि 1956 में आप चाहें तो चुनाव करा करके दोनों को मिला सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला है दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार बनी थी। तो ये दक्षिणी वियतनाम में सरकार जो बनी थी बाओ दाई की बनी थी। अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उत्तरी वियतनाम में किसकी बनी थी।
तो उत्तरी वियतनाम में जो सरकार बनी थी, उत्तरी वियतनाम में बनी थी, वो हो ची मिन्ह की सरकार बनी थी। यानी कह सकते हैं कि हो ची मिन्ह की सरकार जो थी वो साम्यवाद समर्थित थी और बाओदाई की सरकार जो थी वो पूंजीवादी समर्थक थी। अगला, शांति को खतरा नामक पत्र अमेरिका ने कब जारी किया था? देखिए, ये जारी किया था 1961 में। ये शांति को खतरा नामक पत्र क्या है? हालांकि नमक हो गया है, ये नामक होना चाहिए। ये दक्षिणी वियतनाम में जब साम्यवाद की प्रसार होने लगा था तो अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं दक्षिणी वियतनाम जो पूंजीवादी समर्थित सरकार है वह साम्यवाद की तरफ न चला जाए। तो इस डर से ये उत्तरी वियतनाम पर आरोप लगाने के लिए शांति को खतरा नामक पत्र जारी किया था और उसके बाद ये इनके ऊपर हमला भी किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी? देखिए, नियो लियो हक्सत पार्टी जो थी ये पाठेट लाओ की थी। पाठेट लाओ, और ये पाठेट लाओ ये सुफन बोंग का उपनाम था, इसलिए लियो नियो हक्सत पार्टी जो ऑप्शन है उसके अनुसार सुफन बोंग ऑप्शन सही होंगे। अगला है, अमेरिका ने रबड़ की बागान पर, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रबड़ की बागान पर किस रसायन की छिड़काव किया था? तो ये देखिए, एजेंट ऑरेंज का। ये एक प्रकार का ऐसा जहर था कि अगर इस जहर का छिड़काव किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर कर दे तो ये तुरंत उस पत्तियों को यानी कि जला देता था, या जिस पत्ती पर ये जहर पड़ता था वो पत्ती झुलस जाया करती थी और वो पेड़ मर जाया करते थे। तो ये वहाँ के जंगलों के ऊपर छिड़काव किया था जिससे जंगलों को ख़त्म किया जा सके, और इसके साथ साथ इन्होंने खेत पर भी छिड़काव कर दिया था और वहाँ के फसलों को, पेड़ पौधों को नष्ट करने का कार्य किया हुआ था। तो इसका आंसर एजेंट ऑरेंज हो जाएगा। अगला है, हो ची मिन्ह का जन्म कब हुआ था? तो हो ची मिन्ह का जन्म 1890 में हुई थी। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है यहीं से, हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन्ह का अर्थ आप याद कर लेंगे, पथ प्रदर्शक होता है। प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है, याद कर लेंगे इसको, ये पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछ सकता है। उत्तरी वियतनाम की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई थी। और यहीं से पूछ सकता है कि दक्षिणी वियतनाम की राजधानी, तो दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगान थी। तो इसको भी याद कर लेंगे, दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगान थी। अगला है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। याद रखेंगे। एक प्रश्न और यहाँ से बना देता है, जेनेवा समझौता को देख रेख के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी बनी थी। उस कमेटी में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से देश शामिल था? तो उसमें भारत था, दूसरा कनाडा था और तीसरा पोलैंड था। ये आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जेनेवा समझौता में त्रिसदस्यीय समिति में कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत, कनाडा और पोलैंड थे। आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, हो ची मिन्ह की मृत्यु कब हुई थी?
तो हो ची मिन्ह की मृत्यु 1969 में हुई थी। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो याद रखेंगे, लाल खमेर सेना जो बनी थी कंबोडिया में बनी थी, और कंबोडिया के शासक थे उस समय सिहानुक थे। सिहानुक की ये अपनी सेना थी लाल खमेर। कहीं कहीं लाल खुमेर भी देता है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिका ने रबड़ की बगान पर किस रसायन की छिड़काव किया था? देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। एजेंट ऑरेंज। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो आपको याद रखेंगे मलाक्का में। ये 1510 में बनाए हुए थे। हालांकि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी भी पुर्तगाली ही थे। आपको याद कराए हुए थे हम, PDEF करके एक ट्रिक था। पुर्तगाली, डच यानी ई से इंग्लैंड या ब्रिटेन, और एफ से फ्रांसीसी। आपको याद भी रखे रहना है, यानी कि ये क्रम हो जाएगा। कभी क्रम लगाने के लिए कह दे तो आपको याद रखना PDF। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन या इंग्लैंड और फ्रांसीसी। हुआ आंदोलन कब हुआ था? अभी इसके पीछे हम चर्चा कर दिए थे। हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। एक चीज़ आपसे और यहाँ पूछ सकता है, इस आंदोलन का केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ था? आंदोलन जो हो रही थी इसका, तो इसको याद रखेंगे, मेकोंग डेल्टा इसका केंद्र था। यानी हुआ आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो मेकोंग डेल्टा 1939 में थे। इसके नेता जो थे होसो, ये पहले ही बता दिए हैं। अगला है क्वेश्चंस, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो माइली गांव की घटना ये हुई थी दक्षिणी वियतनाम में। ये घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटना 1968 में हुई थी। ये अमेरिका के सैनिकों के एक भूल कर सकते हैं या मिस्टेक, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम का ही क्षेत्र था, लेकिन वो लोग समझ गए कि ये उत्तरी वियतनाम का क्षेत्र है, और वहाँ के लोगों को घेर कर, उस गांव को घेर करके पुरुष वर्ग को मार दिया गया। महिलाओं के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद अंततः उस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया था। अब खुदा न खास्ता एक व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति थे, उसी गांव से जैसे तैसे बच निकले थे, जो कि इस घटना को उजागर किए हुए थे। अगला है 5 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? याद रखे रहेंगे कि जब हिंद चीन में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ जब चल रही थी, तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन बने हुए थे। और यही निक्सन जब बने हुए थे, तो माइली गांव की घटना के बाद जब अमेरिका को पूरे विश्व में, मैंने कह सकते हैं कि विजित होना पड़ा, इनकी बहुत सारी निंदा की गई थी। अब इसके उपरांत अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री कार्यक्रम 1970 में दिए थे। हालांकि 5 सूत्री कार्यक्रम असफल रहा, इसको याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने ही 8 सूत्री कार्यक्रम दिए 1972 में। ये भी उतना सफल नहीं रहा। अगला है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 में जमा लिया। क्यों? थोड़ा सा इस प्रश्नों को विस्तृत करते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने
फ्रांस को हराया 1940 में है। तो उस समय जापान जर्मनी के साथ यानी सहयोगी था, और उस समय हिंद चीन में जापान शासन कर रहा था। तो जब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में जब फ्रांस की हार हुई तो इसका फायदा जापान ने उठाया, और ये इसको इसी के बहाने जापान ने हिंद चीन में प्रवेश किया। और वहाँ कहा जाता है कि हिंद चीन में मुखौटा के तौर पर फ्रांस शासन कर रहा था, लेकिन आंतरिक रूप से शासन का सारा बागडोर जापान ने संभाल रखा हुआ था। तो जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार 1940 में जमा चुका था। अगला, शांति व खतरा नामक श्वेत पत्र अमेरिका ने कब जारी किया था? मैं यहाँ पर जारी किया था तो 1961 में जारी किए हुए थे, जिसकी चर्चा हम ऊपर किए हुए हैं। हिंद चीन की पश्चिमी सीमा किससे सटा हुआ है? तो ये म्यांमार से सटा हुआ है। इसका 2 सीमाएं और सटी हुई है, उसको देख लेते हैं किधर किधर सटा हुआ है। तो याद रखे रहेंगे, हिंद चीन का उत्तरी सीमा जो सटा हुआ है म्यांमार यानी कि बर्मा प्लस चीन से सटा हुआ है। तो इसको तो चीन से सटा हुआ था, बर्मा और चीन से। उसके बाद पश्चिमी सीमा बर्मा से सटा हुआ है, और दक्षिण में यानी इसके दक्षिणी सीमा दक्षिण में जो सटा हुआ है, तो दक्षिण में चीन सागर है, याद रख लेंगे, चीन सागर सटा हुआ है। तो इसका सीमा भी याद रखे रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हिंद चीन में किसका अधिकार रहा? प्राचीन काल की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत से पहले चीन का अधिकार था, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकार के तो तीसरी शताब्दी के आसपास चीन ने इस क्षेत्र पर अधिकार, यानी कि इसके चीन का संस्कृति का प्रभाव पड़ा। और वही भारत की बात करें तो चौथी शताब्दी में भारत ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया था। तो इस तरह प्राचीन काल की बात करें तो चीन पहले इस क्षेत्र पर कब्जा बनाया हुआ था या जमाया हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस लाओस को अपने अधीन कब किया? तो ये लाओस को हालांकि अंतिम में किया था 1904 में। 1904 में किया था, हालांकि आप याद रखे रहेंगे 62 में कोचिन चीन पर अधिकार कर लिया। 63 में पीछे कंबोडिया हम लोग देख कर आए, याद रखेंगे कंबोडिया, और 1904 में लाओस को अपना अधीन कर लिया था। कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कंबुज राज्य की स्थापना चौथी शताब्दी में हुई थी, और इसके प्रमुख राजा जो थे स्वयंभुज थे। हालांकि इनका पहले थोड़ा सा कम्बु स्वयंभुज थे, जो कि इस राज्य की स्थापना की होती चौथी शताब्दी में। जापान ने रूस को कब हराया था? जापान ने रूस को कब हराया था? तो ये 1905 में हराया था, और यही एक कारण हिंद चीन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारण भी था, क्योंकि वियतनामियों को
लगा कि एक छोटा सा देश जापान इतनी बड़ी देश यानी रूस को हरा सकता है, तो हम सब एकजुट होकर के क्यों नहीं हम यहाँ बाहरी लोगों को भगा सकते हैं। याद रखेंगे 1905 में इन्होंने हराया हुआ था। जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जकार्ता सम्मेलन 1970 में हुई थी। देखिए, ये जकार्ता सम्मेलन जब हिंद चीन क्षेत्र इतनी बर्बादी होने के बाद थाईलैंड ने, जब हिंद चीन में बर्बादी बहुत हो चुकी थी, तो इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। और यही इंडोनेशिया जितने भी थे, इंडोनेशिया के कहने पर जितने भी एशियाई देश इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन सफल भी रहा, लेकिन जो कंबोडिया में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। याद रखें, जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 को हुआ था। नरोत्तम सिहानुक ने कब राजनीति से संन्यास ले लिया? देखिए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में जब आंदोलनें खत्म होने लगी, तो कंबोडिया 1975 में स्वतंत्र भी हुआ और 1978 में नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिए। और संन्यास के बाद नरोत्तम सिहानुक के बाद जो शासक कर सकते हैं वो बने थे खियू सम्फान एवं पोल पोट। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नरोत्तम सिहानुक के बाद कंबोडिया में किसका शासन शुरू हुआ था या किसके शासन शुरू किए थे? तो खियू सम्फान एवं पोल पोट। हालांकि इनको भी 79 में हटा दिया गया था हेंग संगब्रिंग के द्वारा। सांबरिंग। अगला है पठेट लाओ किनका उपनाम था? जो पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं, सुपन बोंग के। पर्ल हार्बर। देखिए, पर्ल हार्बर किस देश की सैन्य अड्डा थी? तो ये पर्ल हार्बर ये अमेरिका की सैन्य अड्डा थी। थोड़ा सा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, पर्ल हार्बर अमेरिका की सैन्य अड्डा थी जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। अमेरिका 1941 तक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि जापान ने अमेरिकी सैन्य अड्डा पर 1941